देखो, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे लिए दिल्ली में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा मुश्किल टफ था। संघर्ष किया, दिल्ली की हर सड़कों पे हमने आंदोलन किए, चाहे वो एसएससी का प्रोटेस्ट हो, यूपीएससी का प्रोटेस्ट हो। तमाम सारे मुद्दों के लिए हम दिल्ली की सड़कों पे पुलिस की लाठियों की खाइए। किसान परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि उस थार के रेगिस्तान से आकर यहाँ लड़ना और या संसाधनों की कमी की वजह से मुझे दरकिनार किया गया। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ग्रामीण और किसान पृष्ठभूमि से आने वाले भाई को टिकट मिलेगी और बेहतर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नई दिशा तय करेंगे। और हमारी वैसी भी रही कि जिसके साथ खड़े हम तन मन हर एक चीज़ से खड़े। गुटबाजी की वजह से दरकिनार हुए। अब मैं कैसे बताऊं कि हो सकता है किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो, ऊपर वाले के अंदर ऊपर भरोसा हमारा, और अगले साल फिर वापस लौट के आएंगे बड़ी दमदारी से। थार की धरती से निकला एक नौजवान अपनायत को अपना साथी बनाकर दिल्ली पहुंचा था 4 साल पहले, और इस भरोसे के साथ पहुंचा कि वहां पढ़ने वाले इनके छोटे भाई बहनों के लिए ये लगातार संघर्ष करता रहेगा और एक दिन डीयू के अध्यक्ष पद पर आकर उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन अफसोस, जिस संगठन के साथ 4 साल से लगातार जुड़ा रहा, छात्रों के बीच जाता रहा, उनकी समस्याएं, उनके मुद्दों को सुनता रहा, और जब समय आया, वक्त आया, तो उसी संगठन ने मुंह फेर लिया। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो अपनायत को सबसे बड़ा हथियार बनाकर दिल्ली राजधानी में मौजूद है, डीयू की राजनीति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। गोपाल हमारे साथ है। गोपाल, सबसे पहले तो अब बधाई तो क्या ही दूँ, क्योंकि जो आपने मेहनत की, संगठन ने शायद आप पर भरोसा नहीं जताया, फिर भी कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं बाड़मेर के पास जो बालोतरा अभी जो नया ज़िला बना उसमें सिंगली जागीर गांव से निकलकर 2020 के अंदर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लिया था। और जब मैं दिल्ली आया था, मेरा सपना था यूपीएससी करने का, आईएएस बनने का सपना था। पिताजी किसान हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। कहीं ना कहीं लगा था कि यूपीएससी क्लियर करके गाँव के लोगों की जो सेवाएँ हो सकती है, और किसान कौम से आते हैं तो लगता है कि संघर्ष हमने देखा है और सेवा का हमने पिताजी को ही देखा है लोगों को इस प्रकार। तो यूपीएससी का सपना था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपना पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लिया था हमने, जिसमें हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते थे, हम लोग बात करते थे, मुद्दों की बात करते थे, डिबेट करते थे। कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला कि एक ऐसे स्टूडेंट को जगाया जाए जो अपने जागरूक स्टूडेंट्स की बात हो, जो अपने हक और अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ सके। हमने जो फ़ी आई का सबसे बड़ा मुद्दा 2020 के अंदर खोला था, छेड़ा था जो 2020 के अंदर, उस मुद्दे के पश्चात साथियों का साथ मिला, संघर्ष किया, दिल्ली की हर सड़कों पे हमने आंदोलन किए, चाहे वो एसएससी का प्रोटेस्ट हो, यूपीएससी का प्रोटेस्ट हो। तमाम सारे मुद्दों के लिए हम दिल्ली के सड़कों पे पुलिस की लाठियों की खाइए। उसकी बदौलत हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इस बार मैंने पहली बार नामांकन दाखिला किया था। और ये हुआ कि एक किसान और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने की वजह से मुझे कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली। कि किसान का बेटा हार गया, ये माने उस व्यवस्था के सामने, उस सिस्टम के सामने, जहाँ बड़े बड़े रसूखदार हैं, बाहुबली चलते हैं, धनबल चलता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है। और हमें तो पूरा विश्वास था संगठन के ऊपर। जब 11 बजे विड्रॉल करने का टाइम आया था, विड्रॉल भी किया संगठन की कहने पे, सारी चीज़ हुई, तो सारे दर्शक 500-700 जो मेरे साथी थे बाहर खड़े थे कि एक उस आस की वजह से खड़े थे कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ग्रामीण और किसान पृष्ठभूमि से आने वाले भाई को टिकट मिलेगी और बेहतर दिल्ली विश्वविद्यालय के एक नई दिशा तय करेंगे। 2020-21 जहाँ तक मैं सही हूँ, आप उसी समय दिल्ली में आए थे, डीयू में आए थे। क्या सपना लेकर आए थे दिल्ली? पहुँचते उन बच्चों के सामने बैठे, उनकी समस्याएं सुनी, तो क्या लगा कि वो अपनायत की वो धरती थार और यहाँ दिल्ली राजधानी, जहाँ देश प्रदेश के विदेशों के लोग रहते हैं, उन बच्चों के सामने आकर क्या बुनियादी ज़रूरतें आप देखी कि ये राजधानी में नहीं है? देखो, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरे लिए दिल्ली में सर्वाइव करना ही सबसे बड़ा मुश्किल टफ था। यहाँ की फ़ीस भरना, हॉस्टल के पैसे देना, तमाम सारे जो फिजूल के खर्चे थे, उन खर्चों को झेलना, उन खर्चों को भर पाना मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल टफ था। लेकिन यहाँ आने के बाद इतने मेरे साथियों का साथ और मिला कि एक सही दिशा के अंदर मिला। और यूपीएससी करने का भी सपना था जो मेरा, आखिरकार उस सपने को छोड़ के दिल्ली विश्वविद्यालय के हज़ारों स्टूडेंट्स की उम्मीदों और उनकी विश्वास को भरने के लिए मैंने ये कदम उठाया, जो नामांकन दाखिला किया। लेकिन कहीं ना कहीं लगा मुझे कि किसान परिवार और ग्रामीण पृष्ठभूमि उस थार के रेगिस्तान से आकर यहाँ लड़ना और या संसाधनों की कमी की वजह से मुझे दरकिनार किया गया।
आपने लगातार संघर्ष किया 4 साल का, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं। हम भी आज साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, दोनों कैंपसों में जो जो कॉलेजें हैं उनमें गए हैं, लोगों से पूछा है, बच्चों से पूछा है कि आपके पीछे कौन आता था, आपके बीच में कौन आता था, मुद्दों की बात कौन करता था। तो वहाँ कहीं ना कहीं एक आवाज़ आ रही थी कि गोपाल हमारे बीच में आता था, हमसे बात करता था, हमारे मुद्दों पर बात करने के लिए वो आता था। और इसका नतीजा ये निकला कि आपका जो संघर्ष है, आप जैसे लोगों का जो संघर्ष है, उसकी बदौलत NSY पिछली बार यहाँ से जीती थी। रौनक खत्री जो यहाँ से चुनाव जीते थे, NSY ने लंबे समय अरसे बाद बैकअप किया था वहाँ। क्या लगता है कि अब की बार एक ऐसे नौजवान को की टिकट काट कर एक लड़की को टिकट देते हैं, तो क्या महिला कार्ड खेला गया है NSY की तरफ से कि एक लड़की को टिकट देते हैं, सामने एक लड़का है तो ये कार्ड होगा, या फिर आप दोनों राजस्थान से हैं, दोनों उस थार से आते हैं, तो क्या वजह मानते हैं? देखो, राष्ट्रीय नेशनल लेवल के नेताओं ने ये सोचा होगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। इसके पीछे बहुत भी राज हो सकते हैं, मुझे इसमें के बारे में कोई इसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। संगठन ने जो निर्णय लिया मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन रही बात, मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रेसिडेंट चुनाव लड़ना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद है कि अपने हक और अपनी लड़ाई को किस प्रकार जो छीन रहे हैं प्रशासन, उसके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना है। हमें प्रेसिडेंट बनने का शौक़ नहीं है, हम किसान परिवार से आते हैं, गांव देहात से बच्चे आते हैं। उनकी आवाज़ को किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के लोकतंत्र में आवाज़ उठाई जाए, जो मेन मुद्दा था, उसको लेकर मैं चुनाव लड़ा। साथियों ने बोला कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके हर तरीके से, तन मन धन हर तरीके से साथ में खड़े हैं। उसकी वजह से हमने चुनाव लड़ने की कोशिश की, कहीं ना कहीं दरकिनारा हुआ। लेकिन आज मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हज़ारों स्टूडेंट्स की उम्मीद, आशाएँ और उसका जो भरोसा है, विश्वास है, कभी टूटने में नहीं दूँगा। और इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को कभी मैं झुकने नहीं दूंगा। बिल्कुल, आपने कहा झुकने नहीं देंगे, लेकिन अभी भी संशय बना हुआ है कि गोपाल जैसे ही टिकट की दौड़ में था, टिकट नहीं मिली, तो गोपाल अब लोगों के बीच नहीं जा रहा है, कुछ लिख नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो किधर क्या जाएगा, क्या उसका निर्णय रहेगा? क्या उस सिस्टम के खिलाफ बगावत करके वो चुनाव लड़ेगा, या फिर एक बार और मौका सिस्टम के साथ लेना चाहेगा? देखो, मैंने बात बोली कि संगठन हमेशा हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं कांग्रेस परिवार से आता हूँ, पृष्ठभूमि वही है, थार से आते हैं, और हमारी वैसे भी रही कि जिसके साथ खड़े हम तन मन हर एक चीज़ से खड़े। संगठन ने, हो सकता है नेशनल लोगों ने जो डिसीजन लिया उसके लिए हमारे लिए सर्वोपरि है। और आगे की आवाज़ को किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के जो मेन मुद्दे थे, पानी का मुद्दा हो, या फिर फ़ी हाइक का मुद्दा हो, या फिर मेस्ट्रुअल 12 मेस्ट्रुअल लीग का मुद्दा हो, या फिर इंफ्रा का मुद्दा हो, जिस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर सतह गिर रही है, जिस प्रकार बिल्डिंगें गिर रही है, उसकी आवाज़ को किस प्रकार आने वाले समय में कैसे बुलंद किया जाए, हमारा मेन मकसद वही है। बिल्कुल, मैं जब दिल्ली आया, पहली बार मैं DU के इलेक्शन को कवर करने के लिए आया कि यहाँ जानते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स कैसे होती है। हम राजस्थान की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट लीडरों को कवर करते हैं, वो कैसे संघर्ष करते हैं। तो पहली बार मैंने देखा कि बुनियादी ज़रूरतें भी यहाँ नहीं हैं। अगर राजस्थान में बैठा कोई आदमी ये सोच रहा कि दिल्ली जैसी DU जैसी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा इंफ्रा होगा, बहुत चीज़ें होंगी, तो ये चीज़ें आई मन में, तब क्या लगा था? देखो, CUT जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करके दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे पहले दाखिला लेना पड़ता है, फिर महंगी फ़ीस भरनी पड़ती है, फिर हॉस्टल की महंगी फ़ीस भरनी पड़ती है, फिर जो फिजूल का खर्चा है वो दिल्ली में देना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो क्लासेस होती है वो रेगुलर नहीं होती है। उसके बावजूद भी आज सिस्टम भाजपा और RSS जैसे तानाशाही प्रशासन के खिलाफ स्टूडेंट्स को लड़ना पड़ता है। आज कई कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉमिनेशन भरने के लिए स्टूडेंट्स को नहीं जाने दिया जा रहा है। आज लोकतंत्र में जब मुद्दा ये बात कही जा रही है, उसके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस बात को लेकर हम तो खुले पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। लेकिन बात जो हमारा मकसद है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हो सकता है इस बार हम कई कारणों से हमारी कमजोरी पॉलिटिकली अप्रोच नहीं कर पाए आप। ये मायने रखता है इन चुनावों में टिकट लेने के लिए कि आपके बड़ी लीडरशिप से, टॉप लीडरशिप से कैसे लाइजन है, चाहे आप धरातल पे कितना भी काम करें, आप कैसे भी छात्रों के बीच संघर्ष करें, लेकिन पॉलिटिकली जो आपके संगठन में है उनके साथ, टॉप लीडरशिप के साथ आपके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। ये मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव किसी MP MLA जैसा के चुनाव से कम नहीं है। आप मान के देखिए, आपने देखा होगा साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, आउटर कैंपस, अलग अलग कैंपस 52 कॉलेज इसके अंडर में आती है। ये एक MP MLA का चुनाव लड़ने के जैसा ही है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव। कितने छात्र हैं लगभग? 2 लाख 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ जो है वोटर्स हैं, और वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन फिर भी कम क्यों होती है? मतलब क्या वजह होती है कि छात्र नेताओं पे भरोसा नहीं होता है, या फिर वो मुद्दों की बात नहीं करते हैं? क्या वजह मानते हैं आप कि जो इतिहास रहा है वोटिंग परसेंटेज का? देखो, कई टाइम से ऐसा ही रहा है। यहाँ पैसा और तमाम गाड़ी, धन बल, बाहुबल
और इन तमाम सारी चीज़ों को छोड़ के हमने इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर दिखाया है कि किसान कौम से आने वाला वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, संसाधनों से कमज़ोर है, पैसों से कमज़ोर है, हो सकता है, लेकिन हज़ारों उम्मीद और आस से कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, भौतिक सुविधाएं हो, वो स्टूडेंट्स को मिले। आपने 4 साल में 4 प्रेसिडेंट देखे होंगे। कोरोना के समय एक बार इलेक्शन जरूर बंद थे, लेकिन पहले प्रेसिडेंट थे, उनका कार्यकाल भी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। मैं जब छात्रों से बात कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा कि छात्र नेता आते हैं, क्लासरूम में वादे करके जाते हैं कि हम इंफ्रा अच्छा करेंगे, हम पानी की व्यवस्था करेंगे, मेट्रो का शुल्क है उसको कम करवाएंगे, फला फला व्यवस्था हम करवाएंगे। जैसे ही चुनाव होता है, वोट मिलते हैं, एक चुनाव जीत जाता है, ना जीतने वाला लौट के आता है, ना हारने वाला लौट के आता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल नए प्रेसिडेंट बनते हैं। ये साल चक्र हर साल चलता रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ और जो डिमांड है उसको दरकिनार किया जा रहा है। ये बात मैं बड़े वादे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इस बार अगर मुझे मौका मिलता तो दिल्ली विश्वविद्यालय के लोकतंत्र में स्टूडेंट्स की आवाज़ मैं बुलंद करता। हो सकता है कि इस बार मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन 100% वादे के साथ कर रहा हूँ, हम फिर लौट के आएंगे बड़ी दमदारी के साथ, साथियों का साथ की वजह से, और प्रेसिडेंट का चुनाव हम बड़े लेवल पे अगले साल लड़ेंगे। कितने दावेदार थे आप एनएसयूआई से जो प्रेसिडेंट की टिकट मांग रहे थे? किन किन लोगों के बीच में आप? काफ़ी सारे लोग थे, अब मैं किसका नाम बताऊं? जैसे आपने समझ सकते हैं कि आपके साथ कौन कौन कैसे कैसे हैं। देखो, मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरी क्या मांग है दिल्ली विश्वविद्यालय की, मेरा मैनिफेस्टो क्या है। नहीं, आपको पता है ना कि भाई आपके प्रतियोगिता में आपको कौन कौन दौड़ रहा था आपकी रेस में, एक को तो टिकट मिल ही गया। जैसे संगठन के अनुसार 8 लोग दावेदारी कर रहे थे, उनसे 4 लोगों को बोला। ये पैनल भी डिसाइड होता है और उससे पहले भी इंटरव्यू होता है, तो उनसे भी पहले पूछा जाता है कि आप किस पैनल को रेफरेंस दोगे और आप क्या होता है इंटरव्यू प्रोसेस। आप थोड़ा सा प्रोसेस बताएं मुझे। ये जो पैनल डिसाइड होता है, नेशनल लीडर होता है उसमें, और सब आपसे पूछते हैं कि आपने पूरे साल में क्या क्या किया। हमने पूरे साल में दिल्ली विश्वविद्यालय के हर एक प्रोटेस्ट में भागीदारी ली है, और जो इसके अलावा भी एसएससी के मुद्दे हो, यूपीएससी के मुद्दे हो, नीट का मुद्दा हो, जो नीट में धांधली हुई थी, तमाम सारे जो एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाने में और एजेंसी द्वारा जो धांधली की गई उसके खिलाफ ही एनएसयूआई ने बड़े लेवल पे हर जगह प्रोटेस्ट किया था। उसमें मैं हर जगह सक्रिय था, और हो सकता है कहीं ना कहीं किसी वजह से मुझे दरकिनार किया है। गुटबाजी की वजह से दरकिनार हुए? अब मैं कैसे बताऊं कि मैं कह रहा हूं कि सीनियर लीडर्स की वजह से जो डिसीजन था उसके लिए अब अपने लिए तो सर्वोपरि है। अब आगे की रणनीति हम सब लोग मिलकर तय करेंगे किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई को वापस से लाया जाए। तो अभी तो आपसे सीनियर लीडरशिप बातचीत कर रही होगी, मनाने की कोशिश कर रही होगी कि हम अगली बार आप पे भरोसा जताएंगे, एक बार आप एनएसयूआई के लिए खड़े हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सारे सीनियर लीडर्स को उस दिन भी फ़ोन आए थे कि निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई कारण हो सकते हैं कि आपकी कई वीकनेस और कई हो सकते हैं आपकी खूबियाँ रही होगी, लेकिन संगठन ने इस बार किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो। हाँ, हो सकता है किस्मत में कुछ बड़ा लिखा हो, ऊपर वाले के अंदर ऊपर भरोसा हमारा, और अगले साल फिर वापस लौट के आएंगे बड़ी दमदारी से। और थार के जो मेरे साथी है, थार के जो पेरेंट्स है, मेरे गुरुजन है या फिर पिता तुल्य है, माता तुल्य है, उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने आए थे। हज़ारों स्टूडेंट्स इस बार भी, काफ़ी आप मान के चलो 300-400 स्टूडेंट्स इस बार भी थार के स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया, दाखिला लिया है। उन तमाम स्टूडेंट्स का यूपीएससी की बात हो, एसएससी की बात हो, जो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनकी हर तरीके से हम मदद करेंगे। बिल्कुल, मैंने ये चीज़ें देखी कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो लेकर छात्र नेता आ रहे हैं। रेंज रोवर हों, डिफेंडर हों, ये अभी तो राजस्थान में प्रचलन चला ही है। तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ रील वाले जो नेता हैं कि बड़े बड़े कैमरे लेकर लोग उनके पीछे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी रीलें आती हैं, वो पंजाबी सॉन्ग, वो टेरर वाले सॉन्ग, उससे रील चलती हैं, और एक तरफ पैसा, अथाह पैसा बहाया जाता है, क्या ये कुछ? देखो, आपने लास्ट दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव नहीं देखा। अगर उस चुनाव में आते ना, और रोचक चुनाव था। इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के जो लिंगडो कमेटी थी और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार पूरी तरीके से जो लास्ट ईयर जो प्रिंटिंग मटेरियल था वो पूरा उस पर सख्त लगा दी थी। इस बार का चुनाव हर एक उस जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहा है वो लड़ सकता है, कि इतना फिजूल का खर्चा नहीं है कि पोस्टर में, तमाम गाड़ियों में। वो लास्ट ईयर का चुनाव बहुत भयंकर तरीके से दिख रहा था, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत आसानी का चुनाव है कि हर एक ग्रामीण और किसान परिवार से आने वाला चुनाव लड़ सकता है और स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। अभी भी हमने ये सुना कि दोनों संगठन, जो मुख्य संगठन है एबीवीपी और एनएसयूआई, जो पैनल डिसाइड किया है, जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बनाए हैं, वो पैसे, धनबल और बाहुबल के आधार पर हैं। ये छात्रों के सवाल हैं।
कि इससे पैनल डिसाइड हुआ है, जो धरातल पर मेहनत कर रहा था उसे दरकिनार किया गया। आप मानते हैं इस चीज़ के? दोनों संगठनों बिल्कुल मानते हैं। कई मैं कह रहा हूँ हर संगठन में कुछ ना कुछ तो कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन ले लिया वो ले लिया है। अब हम उनके साथ NSUA के साथ पूरी तरीके से लगकर किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर NSUA का परचम लहरा जाए उसकी रणनीति तय करेंगे। आखिर में मैं वो ये जानना चाहता हूँ कि चलिए आपको अभी मौका नहीं मिला, समय है, आप और तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जब आप अब अगली बार आएँ तो दुगनी ताकत से आप दोबारा लौट कर आएँ। लेकिन जो छात्र आप पर भरोसा जता रहे थे, क्या विजन लेकर था आपका DU के इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने के बाद कि ये जीत कर मैं ये सबसे बड़ा बदलाव करने के लिए? देखो, मेरा स्टूडेंट के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनके मुद्दों पे बात करना, उनसे डिबेट करना हमेशा से स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट रहा है। इसको पर्सनल लेवल पे इंटरेस्ट रहा है। उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि भाई जब बात करते हैं स्टूडेंट से, तमाम मुद्दों की बात को, पानी की बात हो, ये सारे मुद्दों की बात करते हुए मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। अपने को वो कोई प्रेसिडेंट और तमाम चुनाव लड़ने का शौक तो रहा ही नहीं है स्टार्टिंग से। UPSC के लेकर आए थे, UPSC की 1 साल तैयारी की, फिर नेट जेरा पर पड़ गए, प्रोफेसर के लिए कोशिश कर रहे थे, फिर इधर वापस पॉलिटिक्स में आ गए। तो राजनीति सिर्फ हम लोगों ने इस लेवल पे नहीं कि पद और ये सब चीज़ें हमें पानी है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट था कि एक ऐसी लीडरशिप को देखा जाए, एक ऐसी नेतृत्व को देखा जाए जो वास्तव में अपनी बुनियादी फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दे, जो अपने हक और इतनी महंगी फीस देने के बावजूद भी जो निकम्मा, नाकाम और सोया हुआ प्रशासन व्हाइट हाउस के अंदर सो रहा है, उसको जगाने की हमारी कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है जो आपने बात कही कि मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, पार्टी ने, संगठन ने दरकिनार किया, फिर भी आप संगठन में वो आस्था, वो श्रद्धा, वो विश्वास दिलाते हैं। लेकिन आप ही के साथी हैं, वो बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं आपका संगठन कमज़ोर नहीं होगा इस चीज़ से? जैसे लांबा हैं वो बागी होकर चुनाव, उन्होंने तो फैसला कर लिया कि बागी होकर चुनाव लड़ेंगे वो। देखो, वो उनका डिसीजन है, उनका संघर्ष है, उस पर तो इससे तो संगठन को नुकसान होगा ना? हो सकता है संगठन को नुकसान हो, वो तो रिजल्ट बताएगा संगठन को नुकसान होगा। और क्या पता आप लोग भी ऐसे भारी मन से कहें कि ठीक है NSUA के साथ हैं, लेकिन जोसलिन हार जाए तो अच्छा रहे, उन्हें संगठन को पता चले कि हम जैसे लोगों को टिकट नहीं दिया तो उसका नतीजा क्या निकलता है। देखो, अपनी तो थार की बेटी है, अपने वहाँ राजस्थान से आके दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। थार की बेटियाँ चुनाव लड़ रही, हमारे लिए तो गर्व की बात है। और मैं खुद वहाँ से आता हूँ, उस एरिया से आता हूँ, जो जिस पृष्ठभूमि से आके यहाँ उठ के पहले तो दाखिला लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं होती, या दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या फिर दिल्ली के अंदर सर्वाइव करना आम इंसान की कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर भी यहाँ आके थार की जो धाक जमाना, वो अपने आप में एक अलग अंदाज है। और चुनाव लड़ रही है, हमें खुद सब पे गर्व है और हमें उम्मीद है कि जीत कर थार की आवाज़ को बुलंद करें, राजस्थान की जो लीडरशिप है उसको वापस आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसीलिए मैंने कहा कि अपनायत को साथ लेकर ये बंदा निकला था। पश्चिमी राजस्थान, कहाँ पश्चिमी राजस्थान और कहाँ देश की राजधानी दिल्ली में 4 साल लगातार छात्रों के बीच रहना, उनके मुद्दों पर उनके साथ डटे रहना, लगातार संघर्ष करना, बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लेना और उन्हीं के बीच उन्हीं की बात करना। लेकिन पार्टी ने इन्हें दरकिनार किया, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि पार्टी एक दिन मौका ज़रूर देगी। और ऐसे नौजवानों को निस्संदेह मौका देना चाहिए, ये कुछ बड़ा करते हैं। क्योंकि DU में बहुत से नेता हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, यहाँ से निकले हैं और बड़े बड़े पदों पर आए हैं, सरकार में मंत्री, तमाम वो पद मिले हैं, वो यहीं से निकलते हैं। और ये प्राथमिक सीढ़ी होती है राजनीति की, छात्र राजनीति, और इससे निकलने वाले चेहरे बड़ा काम करते हैं। आपको इस इंटरव्यू में कैसा लगा कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। हम लगातार DU के कैंपस का कौन किंग बनेगा, छात्रों के बीच, नेताओं के बीच बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहें बोल हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, नमस्कार।